आई हॉस्पिटल्स फिर क्या हुआ। इस प्रोग्राम के प्रायोजक डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, फोर्ट रोड, पाउटा, जोधपुर। आँखों की सभी तरह की बीमारियों का इलाज एक ही छत के नीचे। डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल्स, जहां आँख की पुतली का प्रत्यारोपण, काले पानी का लेजर द्वारा ऑपरेशन, आँख के नासूर व आँख की झिल्ली का लेजर द्वारा ऑपरेशन, महंगेपन का आधुनिक तकनीक द्वारा इलाज। डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पाउटा, जोधपुर। फोन 25511111। नमस्कार, मैं जफर खान सिंधी। आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं अबोले संवेदनशील आपसी रिश्तों से टपकती अनमोल अपनायत की स्याही से लिखी कहानी डाकिया डाक लाया। डाकिया डाक लाया। कहानीकार हैं डॉक्टर शालिनी गोयल। इस कहानी के केंद्र बिंदु में है सेवानिवृत्ति की चौखट पर खड़ा एक ऐसा बुजुर्ग डाकिया जिसने आजीवन अपने मानवीय रिश्तों को सदा जवान बनाए रखा। नाम है हीरानंद। डाकिया डाक लाया। 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 डाक लाया। डाकिया डाक लाया। डाक लाया। खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया। डाकिया डाक लाया। डाक लाया। डाकिया डाक लाया। डाकिया डाक लाया। खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया। डाकिया डाक लाया। डाक लाया। डाकिया डाक लाया। डाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, आती पूर्णमासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, तेरी मजबूरी समझो कारट को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया। डाकिया डाक लाया। डाक लाया। डाकिया डाक लाया। डाकिया डाक लाया। क्या बाबू? क्या रे? 6 महीना हुई गो, खतो नहीं लिखेंगे। खतो नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से आवे का लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतिया, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतिया। सावन सुनाए भरी भीगी भीगी बतिया, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया। ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा। आया बैसाख आया। ढाकिया डाक लाया। डाक लाया। ढाकिया डाक लाया। ढाकिया डाक लाया। डाक लाया। डाक लाया। ढाकिया डाक। हीरानंद को डाकघर पहुंचते ही पता चला कि पोस्ट मास्टर साहब उसको बहुत देर से बुला रहे हैं। हीरानंद सीधा पोस्ट मास्टर साहब के दफ्तर की तरफ चल दिया। मन में हजारों विचार आ जा रहे थे, कुछ अच्छे
कुछ बुरे। वैसे तो पोस्टमास्टर साहब उससे खुश ही रहते थे, क्योंकि वो अपना सारा काम पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से किया करता था। मगर फिर भी मन में एक बार ये विचार भी आया कि उससे कोई चूक तो नहीं हो गई। खैर, जो होगा देखा जाएगा। मैं अंदर आ जाऊं साहब? हीरानंद ने पोस्टमास्टर साहब के कमरे के दरवाजे से आवाज लगा दी। हाँ भाई हीरानंद, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कैसे हो? पोस्टमास्टर साहब ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। सब ठीक है साहब, आपकी दुआ और ऊपर वाले के कर्म से सब ठीक चल रहा है। हीरानंद ये बोलते हुए कुछ हिचक के साथ कुर्सी पर बैठ गया। पोस्टमास्टर साहब ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, हीरानंद, कैसा लग रहा है, जबकि अब अगले महीने तुम रिटायर होने वाले हो? क्या सोचा है, आगे क्या करोगे? बस साहब, चैन से नौकरी पूरी हो जाए तो फिर गांव जाकर खेती बाड़ी संभालूंगा, हीरानंद ने जवाब दे दिया। साहब ने दूसरा सवाल पूछा, बच्चे क्या करते हैं? साहब, बिटिया तो ससुराल की हो गई है और बेटा अभी अभी सरकारी स्कूल में अध्यापक लग गया है, उसकी भी शादी कर दी है। एक पोती भी है साहब मेरी, हीरानंद ने चहकते हुए जवाब दिया। उसे शायद इस बात पर गर्व महसूस होता था कि वो एक पढ़े लिखे अध्यापक का पिता है। अरे वाह, मतलब तुम तो नौकरी में ही अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके हो। बहुत अच्छा, गुड। साहब ने हीरानंद की चुटकी लेते हुए कहा, गांव जाकर तुम्हारा तो खूब मन लग जाएगा हीरानंद, फिर तो तुम हमें भूल ही जाओगे। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। हीरानंद झेपते हुए बोला, पेंशन लेने तो आएंगे ही हम। वैसे हीरानंद, तुम जिस एरिया में डाक बांटते हो, उस एरिया में अगर तुम्हारे बाद बंसी को लगा दें तो कैसा रहेगा? साहब ने हीरानंद के सामने एक सवाल रख दिया। जैसी आपकी इच्छा साहब, जिसे चाहे लगा दें आप, मगर बंसी की जगह अगर आप मोहन को दें तो ज्यादा अच्छा है साहब। मगर ऐसा क्यों चाहते हो तुम? साहब ने बड़े आश्चर्य से हीरानंद की तरफ देखते हुए पूछा। अब फिर क्या हुआ? फिलहाल तो सवालिया निशान जकड़े हुए हैं हीरानंद के लब। फिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि हीरानंद ने बंसी की बजाय मोहन की पैरवी की? हो सकता है हीरानंद की जाती खुन्नस रही हो बंसी से। हो सकता है मोहन ने हीरानंद पर दबाव बनाया हो, डरा धमका कर उसी का नाम लेने पर मजबूर किया गया हो हीरानंद को। या वाकई हीरानंद अपने महत्वपूर्ण बीट की विरासत एक
लापरवाह नौजवान की बजाय जिम्मेदार डाकिये को दिलवाने का पक्षधर था। उठाएंगे पर्दा इन तमाम सवालात से। बने रहिए हमारे संग, अभी लौटते हैं। एफएम सन सिटी पे इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल्स फिर क्या हुआ। आंखों की सभी तरह की बीमारियों का इलाज एक ही छत के नीचे। डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल्स, जहां आंख की पुतली का प्रत्यारोपण, काले पानी का लेजर द्वारा ऑपरेशन, आंख के नासूर व आंख की झिल्ली का लेजर द्वारा ऑपरेशन, महंगेपन का आधुनिक तकनीक द्वारा इलाज। डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर। फोन 255-1111। एफएम सन सिटी पे इस वक्त आप सुन रहे हैं डॉक्टर शालिनी गोयल की लिखी कहानी डाकिया डाक लाया। ब्रेक पे जाने से पहले इस कहानी को हमने उस मोड़ पे छोड़ा था जहां रिटायरमेंट की तिहरी पर खड़े हीरानंद से उसके महत्वपूर्ण बीट की विरासत बंसी की बजाय मोहन को क्यों सौंपी जाए। बॉस के इस नुकीले सवाल के जवाब में हीरानंद ने अपने दिल की पोटली खोलकर रख दी उनके सामने। हीरानंद ने कहा, साहब, मेरे एरिया में सबसे पहले एक सरकारी कॉलोनी है। वहां जब मैं डाक बांटने जाता हूं तो कई मकानों में सिर्फ बच्चे ही घर पर होते हैं, क्योंकि उनके माता पिता दोनों कामकाजी हैं। मैं उन्हें डाक देकर अंदर से दरवाजा बंद करने की हिदायत भी देता हूं साहब, और जब तक मुझे अंदर से दरवाजा बंद करने की आवाज नहीं आती मैं वहीं खड़ा रहता हूं साहब। कहीं बच्चे हैं, भूल गए और दरवाजा यूं ही खुला रह गया तो बच्चों के साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है साहब। उसी कॉलोनी में एक घर ऐसा भी है साहब जिसमें अक्सर भाभी जी ही डाक लेती हैं। दिन के समय साहब तो दफ्तर में होते हैं और मैडम जी का हाथ जरा अंग्रेजी में तंग है। एक बार बैंक का कोई जरूरी पत्र आया और मैडम जी ने उसे यूं ही रख छोड़ा। तब वो साहब बाद में बहुत परेशान हुए। उसके बाद उन साहब ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि जब भी कोई रजिस्ट्री या गोपनीय पत्र हो तो मैं मैडम जी को ये याद भी दिला दूं कि साहब को जरूर दे दीजिएगा। बस उस दिन के बाद से मैं ये ध्यान रखता हूं साहब कि जब भी कोई जरूरी डाक होती है मैं मैडम जी से धीरे से कह देता हूं कि साहब को जरूर दे दीजिएगा, जरूरी चिट्ठी है। साहब, मेरे कारण किसी को परेशानी हो ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहता। मुझको पर डाक में न डाले होंगे, पर डाक में न डाले होंगे कि मुझको दिखाने के लिए तूने सब वो संभाले होंगे। फिर इस कॉलोनी से निकलकर मैं मेन रोड पर आता हूं साहब। दोनों तरफ बने बंगलों में 6 नंबर बंगला है सिन्हा साहब का। बहुत बहुत भले इंसान हैं साहब। स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। हर दोपहर को घर के बाहर बने बरामदे में बैठे मिल जाते हैं। जब भी डाक देने जाता हूं साहब पानी जरूर पिलाते हैं साहब, और अगर गर्मी का मौसम हो तो ठंडा शरबत और सर्दियों में गुड़ मूंगफली जरूर खिलाते हैं साहब। वो हमेशा इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे
डाकिया नहीं, कोई मेहमान आया हो। साहब, एक बार उनके बेटे की शादी में जब उनके बहुत सारे मनी ऑर्डर आए और मैं उन्हें देने गया तो उन्होंने कहा कि तुम संभाल कर रख लो हीरानंद, शादी के बाद आराम से ले लेंगे आपसे। मुझ पर इतना विश्वास दिखाया उन्होंने साहब। आजकल तो साहब कोई अपनों पर भी इतना यकीन नहीं करता। अब मुझे भी इतनी आदत हो गई है साहब कि अगर उनकी कोई डाक ना भी हो तब भी उन्हें बगैर नमस्कार किए मैं आगे नहीं बढ़ता साहब। इसके बाद साहब मैं मेन मार्केट में आता हूं। अक्सर दुकानों की डाक तो व्यापारिक पत्र ही होते हैं, वो उन्हें देकर मैं आगे विश्वविद्यालय में जाता हूं। दफ्तर में डाक सौंप कर हॉस्टल की तरफ होता हुआ बाहर आता हूं साहब। वैसे तो आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल है, इसलिए सब अपने घर उसी से बात कर लेते हैं, मगर फिर भी वहां की डाक रोज होती है साहब। मैं मेन गेट के अंदर जाकर कमरे में डाक रखने की जगह तक जाता हूं और ये भी जांच लेता हूं साहब कि पहले दिन की कोई डाक यहीं रह तो नहीं गई। अगर ऐसा होता है तो चौकीदार को बता देता हूं कि फलां बच्चे को उसकी चिट्ठी के बारे में बता दें, कहीं कुछ जरूरी हुआ तो उसे परेशानी होगी। साहब, वहां के वार्डन साहब ने सिर्फ मुझे ही इजाजत दे रखी है अंदर तक जाने की, वरना कोई भी कोरियर वाला मेन गेट पर चौकीदार के पास से एक कदम भी अंदर नहीं जा सकता। साहब, इस नौकरी में लोगों से इतना प्यार और अपनापन मिला है कि मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता साहब। आगे भी ऐसा चलता रहे, बस यही चाहता हूं साहब। मुझे बंसी से कोई शिकायत नहीं है साहब, वो भी बहुत अच्छा है, मगर क्या है ना साहब कि उसने अभी अभी नौकरी शुरू की है तो तजुर्बे और धैर्य की जरा सी कमी है उसमें। हर समय जल्दी में रहता है, कुछ वक्त गुजरेगा तो उसमें भी गंभीरता आ जाएगी साहब। वो अभी ना तो छोटे बच्चों की चिंता कर सकता है और ना ही उसे सिन्हा साहब की भावनाओं का लिहाज होगा। इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं साहब कि आप मेरा बीट एरिया मोहन को दे दीजिए। वो स्वभाव से शांत और गंभीर है साहब, और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं साहब, इसलिए वो बच्चों की परेशानी भी समझेगा और भाभी जी और सिन्हा साहब दोनों घरों की डाक में तालमेल भी अच्छे से बिठा लेगा। बाकी साहब जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर हीरानंद चुप हो गया। तब इतनी देर से चुप बैठे पोस्टमास्टर साहब बोले, हीरानंद, तुम तो कमाल हो भाई, तुमने तो अपनी ही एक दुनिया बसा रखी है। जिस घर में डाक देते हो वहां एक रिश्ता बना बैठे हो। मुझे तो लगता है हीरानंद, तुम्हारा काम कोई नहीं कर सकता, ना बंसी ना मोहन। अपने काम को सिर्फ तुम ही इतनी अच्छी तरह अंजाम दे सकते हो। तुम तो वाकई नाम के ही नहीं, काम के भी हीरा हो। मैं ऊपर के अफसरों से तुम्हारे एक्सटेंशन की बात करूंगा। पोस्टमास्टर साहब की बात सुनकर हीरानंद की आंखें झलक आईं। हाथ जोड़कर साहब से नजरें चुराता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया। पोस्टमास्टर साहब ये सोचकर हैरान थे कि आज के युग में उन्हें एक सच्चे डाकिये के दर्शन हुए हैं। मन ही मन उन्होंने हीरानंद की अपने कार्य के प्रति निष्ठा को नमन किया। सच ही तो है, डाक का मतलब कोई पत्र मात्र थोड़ी ही होता है। हमारे जिम्मेदार संबंध भी तो डाक के जरिए ही स्पंदित होते हैं।
जीना तो है उसी का, अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हाँ, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। किसी ने कहा तू है तारों का राजा, किसी ने कहा आजा मेरे पास आजा। किसी ने दुआ दी, किसी ने बधाई, सबकी तू आंख का तारा बने। तेरी ही रोशनी में चमके तेरा घराना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। लगा के तू पढ़ना, हमेशा आगे बढ़ना। सच का दामन ना छूटे, चाहे ये दुनिया रूठे। काम तू अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना। सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना। मोहब्बत वो खजाना है कभी जो कम नहीं होता है। जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं होता। जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं होता। मेरा तेरा करके जो मरते, गोरे काले में भेद करते, उनको ये समझाना सब लोग हैं बराबर, इतना न भूल जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सूरत पे माशे अल्लाह वो बात है अभी से। तड़पेंगे दिल हजारों गुजरोगे जिस गली से। डोली में जब बिठा के लाओगे फुलझड़ी को, जिंदा रहे तो हम भी देखेंगे उस घड़ी को। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उस दिन भी आएंगे। बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उस दिन भी आएंगे। बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे। बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे। चांद सूरज आएंगे नीचे, दूल्हा दुल्हन के आगे पीछे फूल बरसाएंगे। आएगा जब खुशी का हंसता हुआ जमाना।
है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दोस्तों, ये थी संवेदनशील रिश्तों की सलवटों को दुरुस्त करती डॉक्टर शालिनी गोयल की लिखी कहानी डाकिया डाक लाया। एफएम सन सिटी के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया श्री रवि दत्त मोहता ने। अगले शनिचर फिर एक नई कहानी के साथ होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत अपने मेजबान जफर खान सिंधी को। नमस्कार।